आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी कनाडा की पीआर किस तरीके से अप्लाई की थी और पीआर अप्लाई करते वक्त मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मैंने किस तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया था टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम। तो हे गाइस, दिस इज गुर साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, कनाडा की पीआर का पूरा प्रोसेस है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल जो स्टेप है वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती कर देते हो या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो देयर आर चांसेस कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपका पूरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब मैंने अपनी पीआर अप्लाई की थी, जो कि अभी रिसेंटली जनवरी में अप्रूव हुई थी, तो वो पीआर अप्लाई करते वक्त मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया था अलग अलग पीडीएफ फाइल्स के अंदर, ताकि जब आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे तो यू कैन यूज दिस वीडियो एज अ रेफरेंस। क्योंकि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में ऑलरेडी पढ़ रहे हो या फिर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली इवेंचुअली आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यार, मैं कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूं। तो जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इज फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कभी भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या इमिग्रेशन से रिलेटेड काम कराना हो तो ऑलवेज गो टू अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। बाकी एंड में अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करना, और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार, मैंने अपनी कनाडा की पीआर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई की थी। अब इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल लेवल 0, स्किल लेवल ए या फिर स्किल लेवल बी के अंदर। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मैंने अपनी कनाडा में पढ़ाई की थी 2 साल की, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स किया था मैंने एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर। और वो कोर्स कंप्लीट होने से पहले मेरे को एक स्किल लेवल ए का जॉब ऑफर मिल गया था और मैंने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और उस जॉब में मैंने 1 साल काम किया। ठीक है, जैसे ही मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया था तो मेरे पास 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद मैंने अपना आइल्स का एग्जाम दिया, जनरल वाला, और मैंने अपनी ईसीए मतलब एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ऑलरेडी करवा रखी थी। मैं इंडिया से करवा के आया था तो मेरे पास वो भी था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाई। जैसे ही मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना ली थी तो मेरे को एक सीआरएस स्कोर मिल गया था। सीआरएस स्कोर का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर। और 2 हफ्ते के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ड्रॉ निकाला, उसमें उन्होंने एक नंबर दिया। उस नंबर को कहते हैं सीआरएस कट ऑफ, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कट ऑफ। अब मेरा जो सीआरएस स्कोर था उस कट ऑफ से ऊपर था, तो मेरे को कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक ईमेल भेज दिया। उस ईमेल को कहते हैं ITA, मतलब इनविटेशन टू अप्लाई। इसका मतलब मैं अब अपनी पीआर अप्लाई कर सकता हूं। और पीआर अप्लाई करने का मतलब क्या है, जो मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बताया था, मतलब उस प्रोफाइल के अंदर मैंने जो बताया था कि मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं, मेरा ये इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतना आइल्स का स्कोर है, मतलब मेरी ये इतनी एज है, मतलब जो भी मैंने सब बताया था, मेरे को उससे रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक ऐसा वेब पेज होता है, मतलब पोर्टल होता है, जहां पे आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो आपको अपना पासपोर्ट या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपको अपना प्रूफ ऑफ अप फ्रंट मेडिकल एग्जाम अपलोड करना होता है, उसके बाद आपको एजुकेशन, पुलिस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और डिजिटल फोटो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। अब इस डॉक्यूमेंटेशन में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी तो देयर आर चांसेस कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर आपने कोई फालतू का डॉक्यूमेंट डाल दिया तो आपका जो प्रोसेस है ना वो डिले हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ईमेल करेगा, फिर आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो 8 चीज़ें हैं ना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि वो जो 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, तो मैंने टोटल 8 फोल्डर बना लिए थे। और सबसे पहला जो फोल्डर है वो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का। उसमें एक फाइल है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स .pdf। अब उसके अंदर मैंने क्या क्या लगाया था, अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज, और उसके बाद मैंने लगाया था अपना पासपोर्ट का लास्ट पेज। अब ऑब्वियसली यार, मैं ओरिजिनल पासपोर्ट तो नहीं दिखाऊंगा, तो मैं इस तरीके से आपको बॉक्सेस बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने लगाया था अपना स्टूडेंट वीज़ा। तो बेसिकली जब आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होता है तो वो पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अभी कनाडा आए हुए हैं ना, तो उनको पता होगा। तो वो जो स्टैंप है ना, तो वो मैंने अपलोड किया था।
उसके बाद मैंने डाला था अपना टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कनाडा अपनी पढ़ाई करने आते हो और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करते हो, लेकिन उस वर्क परमिट को लेके आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता। अब ट्रैवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टीआरवी अप्लाई करना पड़ता है, मतलब टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वो स्टूडेंट वीज़ा की तरह ही एक स्टैंप लगती है आपके पासपोर्ट पे, तो मैंने वो अपलोड किया था। और उसके साथ साथ मेरे पासपोर्ट पे जो बाकी के स्टैंप थे वो अपलोड किए थे। तो बेसिकली जब मैं इंडिया में जॉब कर रहा था तो मेरी जो कंपनी थी उन्होंने मेरे को सिंगापुर भेजा था एक ट्रेनिंग के लिए, तो मेरे पासपोर्ट पे 2 एक्स्ट्रा स्टैंप थे, तो मैंने वो भी अपलोड कर दिए थे, मतलब स्कैन करके इस पीडीएफ में डाल दिए थे। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। अब उसमें मैंने क्या क्या डाला था, मैंने सबसे पहले अपना रेफरेंस लेटर लगाया था। तो बेसिकली रेफरेंस लेटर क्या होता है, जहां भी आप अपनी जॉब कर रहे होते हो तो वहां से एक आपको लेटर लेना होता है उनके लेटर हेड के ऊपर। उसके ऊपर सारी की सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं। उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई आपकी सैलरी कितनी थी, आपने जॉब स्टार्ट कब की थी, आप वीकली कितने आवर्स काम करते हो, और साथ के साथ कंपनी की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो रेफरेंस लेटर मैंने अपनी कंपनी से ले लिया था और वो मैंने इस डॉक्यूमेंट में डाला था। उसके बाद मैंने लगाया था अपना जॉब ऑफर लेटर। तो मेरे को जब मैं पढ़ रहा था, जब मेरी मतलब ग्रेजुएशन होने वाली थी, तो जो मेरे को जॉब ऑफर आया था तो उन्होंने एक लेटर भेजा था कि भाई आपकी इतनी सैलरी होगी, आपके ये बेनिफिट्स हैं, आपको इस डेट से जॉब स्टार्ट करनी है। तो वो जॉब ऑफर का जो लेटर था वो लगाया था मैंने। और साथ के साथ मैंने लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप्स लगाई थी। तो बेसिकली होता क्या है कि कनाडा में ना आपको हर 2 हफ्ते के बाद सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी के साथ आपको पे स्लिप भी मिलती है। तो पिछले 6 महीने की मतलब टोटल 12 पे स्लिप्स लगाई थी मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और साथ के साथ लास्ट में मैंने लगाया था T4 फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो बेसिकली T4 का मतलब होता है जब कनाडा में हम जॉब करते हैं ना, तो हर दिसंबर के बाद आपको एक T4 मिलता है। उस T4 के ऊपर सारी की सारी डिटेल लिखी होती है, मतलब पूरे साल में आपकी कितनी सैलरी थी, कितना टैक्स कटा, टोटल इनकम आपकी कितनी आई। तो उस T4 को लेके आप अपने टैक्सेस वगैरह फाइल करते हो, तो वो भी मैंने लगा दिया था। उसके बाद बारी आती है प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम की। अब इसमें कुछ नहीं यार, एक ई मेडिकल इन्फॉर्मेशन शीट होती है वो डालनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना होता। तो बेसिकली यार ये क्या होता है, जब आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे तो पीआर अप्लाई करने से पहले आपको एक मेडिकल एग्जाम देना होगा, जिसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली $200 के आसपास का हो जाता है। अब क्या करना होता है, आपको canada.ca की वेबसाइट पे जाना होता है। वहां पे एक लिस्ट दे रखी है ऑथोराइज्ड फिजिशियंस की। तो वहां से आपको एक मेडिकल एग्जाम कराना होता है। तो वो क्या करते हैं, आपको एक ई मेडिकल शीट दे देते हैं, वो आपको अपलोड करनी होती है अपने प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जाम में। उसके बाद बारी आती है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में मैंने क्या लगाया था, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो मतलब कनाडा में मैंने पढ़ाई की थी, तो वो जो मेरे को डिप्लोमा मिला था मैंने वो अपलोड किया था। और इस डॉक्यूमेंट में मैंने लगाई थी अपनी बैचलर्स डिग्री, मतलब जो मैंने इंडिया में अपनी बीटेक वगैरह की थी, तो उसकी जो मेरे को डिग्री मिली थी बढ़िया सी, वो मैंने लगाई थी। वो डिग्री आज तक खास काम आई नहीं थी आज तक, लेकिन पीआर अप्लाई करते वक्त उसका इस्तेमाल हो ही गया। ठीक है। उसके बाद मैंने लगाई थी अपनी ईसीए रिपोर्ट। तो बेसिकली आपको एक एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाना होता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया था अपना आइल्स का टीआरएफ। तो बेसिकली जो आइल्स का आपका स्कोर आता है उसका एक सर्टिफिकेट आता है, उस पर सारे आपके बैंड्स वगैरह लिखे होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर, तो मैंने वो लगाया था। उसके बाद मैंने लगाई थी अपनी पीजी डिप्लोमा की ट्रांसक्रिप्ट्स। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब मैं यहाँ पे कनाडा में ग्रेजुएट हो गया था तो हमारा कॉलेज का एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे हमें एक ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह मिल गई थी, उस पर मेरे चारों सेमेस्टर के मार्क्स वगैरह लिखे हुए थे, तो मैंने वो भी इस डॉक्यूमेंट में लगाया था। उसके बाद बारी आती है बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स। तो बेसिकली जो मेरी बीटेक की सारी ट्रांसक्रिप्ट थी, मतलब एक पेपर था उस पर मेरे 8 सेमेस्टर के मार्क्स वगैरह लिखे हुए थे, तो वो लगाया था। और उसके बाद मैंने लगाई थी अपनी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में लगाई थी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंडिया.com के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई करते हो या फिर आप कहीं की भी पीआर अप्लाई करते हो, तो होता क्या है कि आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में अपलोड करने होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपकी डिग्रीज वगैरह होगी, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे ना आपकी नेटिव लैंग्वेज में होते हैं, मतलब या तो हिंदी में हो सकते हैं या पंजाबी में हो सकते हैं। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं। तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंडिया.com एक कंपनी है जहां से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने ट्रांसलेट करवा सकते हो। इनसे कराने का फायदा ये है कि ये 24/7 अवेलेबल है, क्योंकि इनका जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको ये ट्रांसलेटेड कॉपी भेज देंगे। और साथ के साथ क्या होता है, काफी लोगों को अपना स्पाउस का वीजा भी अप्लाई करना होता है। तो उस केस में क्या होता है, कनेडियन गवर्नमेंट क्या मांगती है कि भाई आप ना अपनी स्पाउस के साथ रिलेशन शो करो कि आप किस तरीके से अपनी स्पाउस से रिलेटेड हो। तो उसमें सबसे बड़ी चीज तो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, और साथ के साथ वो मांगते हैं कि आपको व्हाट्सएप की चैट्स भी भेजनी है, ताकि पता लगे कि भाई आपका रिलेशन उनके साथ पुराना है। तो आपको पुरानी चैट्स भेजनी पड़ती हैं।
अब अपनी स्पाउस के साथ यार हम इंग्लिश में तो बात करते नहीं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, या जो भी आपकी लैंग्वेज है। तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंडिया.com क्या करती है, आपकी चैट्स को भी ट्रांसलेट करके भेज सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स इनको भेजने हैं, मतलब इनकी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, और ये ट्रांसलेट करके आपको इनकी कॉपीज भेज देंगे, ठीक है। तो आप इनके थ्रू अपना काम करा सकते हो जब भी आपको अपनी ट्रांसलेशन वगैरह करानी हो, डिग्रीज की, मैरिज सर्टिफिकेट की या बर्थ सर्टिफिकेट की। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। उसके बाद बारी आती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। अब इसमें क्या होता है कि आपको अपने इंडिया से एक पीसीसी लेना होता है। पीसीसी मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि भाई आपने इंडिया में कोई कांड नहीं किया हुआ, ठीक है। और साथ के साथ आपको यहाँ का भी एक पीसीसी लगाना पड़ता है, मतलब आरसीएमपी क्लियरेंस लेटर होता है। मतलब आरसीएमपी का मतलब होता है रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस, तो वहाँ का भी एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। तो बेसिकली मैंने इसके डॉक्यूमेंट में, वैसे तो मैंने एक ही करवाया था, मतलब मैंने एक ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाया था जो मैंने इंडिया से अपना करवाया था। बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है BLS नाम की, उसके थ्रू आप अपना पीसीसी अप्लाई करते हो इंडिया में। तो वो होने में ना पूरा 1 महीना लग गया था मेरे को। और आरसीएमपी का जो सर्टिफिकेट था, जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट था, वो मैंने नहीं लगाया था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे तो आरसीएमपी का पहले ही करवा लेना। तो मैंने जैसे ही अपनी पीआर एप्लीकेशन डाल दी और साथ के साथ मैंने अपना आरसीएमपी का भी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया था, ताकि अगर इन केस वो मेरे से मांगते हैं तो मेरे पास वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इस डॉक्यूमेंट में मैंने क्या क्या लगाया था, अपने लेटर फ्रॉम द बैंक, मतलब पोर्टफोलियो। बेसिकली मैं अपने बैंक गया, मेरा जो अकाउंट है वो स्कॉशिया बैंक में है, तो मैं वहाँ गया और उनको मैंने बोला कि भाई मेरे को ना एक पोर्टफोलियो वाला लेटर चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक लेटर निकाल के दे दिया, उसमें मेरा बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था कि भाई इतनी डेट को मेरा इतना बैंक बैलेंस है। वैसे यार जब सीईसी के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करते हैं तो प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे $0 भी दिखाओगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप एटलीस्ट $4,000-5,000 शो कर दो कि हाँ भाई आपके पास कुछ ना कुछ फंड्स हैं। तो मैंने बैंक से अपना एक लेटर बनवा लिया था कि भाई मेरे पास इतने फंड्स हैं। तो मैंने एक लेटर फ्रॉम द बैंक लगाया था, साथ के साथ मैंने अपने लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स लगवाई थी, और उसके साथ साथ एक नोटिस ऑफ असेसमेंट भी लगाया था। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे कनाडा में अपना टैक्स फाइल करते हो तो आपको एक एनओए आता है ईमेल पे, या फिर आपके सीआरए अकाउंट में एक एनओए आता है जिसको कहते हैं नोटिस ऑफ असेसमेंट। तो मैंने वो भी लगाया था, और साथ के साथ मैंने T4 फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो बेसिकली जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था वहाँ उसका T4 मैंने इस डॉक्यूमेंट में भी लगा दिया था। उसके बाद बारी आती है डिजिटल फोटो की। अब डिजिटल फोटो में तो कुछ नहीं यार, एक फोटो लगाई थी इस डॉक्यूमेंट में। अब बेसिकली होता क्या है कि canada.ca की वेबसाइट पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे रखा है जो कि स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। तो उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने अपनी एक डिजिटल फोटो बनवा ली थी। तो यहाँ पे अलग अलग स्टोर्स होते हैं, जैसे कि शॉपर्स ड्रग मार्ट हो गया या फिर स्टेपल्स हो गया। तो वहाँ पे जाके मैंने ये जो शीट थी उनको दिखा दी कि भाई मेरे को इस तरीके की एक डिजिटल फोटो चाहिए, तो उन्होंने मेरे को निकाल के दे दी, तो मैंने ये लगा दी। उसके बाद आखिरी जो चीज़ आती है वो आती है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। अब क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में मैंने क्या किया था, एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन अपलोड किया था, और इस लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में मैंने 2 चीज़ें लिखी थी। एक लिखा था प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में, और दूसरी चीज़ लिखी थी मैंने आरसीएमपी क्लियरेंस लेटर के बारे में। तो बेसिकली मैंने प्रूफ ऑफ फंड्स में ये लिखा था कि भाई सीईसी के थ्रू जब पीआर अप्लाई करते हैं तो आपकी वेबसाइट के हिसाब से मुझे कोई फंड्स नहीं दिखाने, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और वो लाइक रिक्वायरमेंट है, तो उसमें मैं अपने जो बैंक की स्टेटमेंट है वो अपलोड कर रहा हूँ, साथ के साथ मैंने अपने बैंक से एक लेटर लिया है वो अपलोड कर रहा हूँ, साथ के साथ एक T4 है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ प्रूफ ऑफ फंड्स में, लेकिन एज पर यू उसकी ज़रूरत है नहीं। और साथ के साथ इस लेटर में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि भाई जो आरसीएमपी का क्लियरेंस लेटर है वो अभी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैंने वो अप्लाई किया हुआ, और साथ के साथ मैंने उसमें रेफरेंस नंबर या फिर DIN नंबर ये सारा लिख दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में डाल दी थी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे यार जो मैंने यूज़ किए थे अपनी पीआर अप्लाई करते वक्त। और अगर आप किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि भाई PCC हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हो गया, या फिर रेफरेंस लेटर हो गया, या फिर मेडिकल एग्जाम, या कुछ भी है, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।